हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश और आज की केमिस्ट्री क्लास में हम बायोमोलिक्यूल्स में एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो हमारी बॉडी के लिए और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए सबके लिए जरूरी होता है। जी हाँ, प्रोटीन के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रोटीन के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोटीन का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का वर्गीकरण क्या होता है, क्या क्या उपयोग हो सकते हैं प्रोटीन के। तो इन सभी के बारे में आज हम फुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो क्लास में बने रहिएगा आप लास्ट तक, और प्रोटीन के बारे में पूरी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। जैसे प्रोटीन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन सा प्रोटीन क्या कार्य करता है, तो पूरी जानकारी आज आपको मिलने वाली है इस वीडियो में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोटीन के बारे में समझते हैं कि प्रोटीन किसे कहते हैं, व्हाट इज प्रोटीन, है ना। प्रोटीन एक ऐसा नाइट्रोजन युक्त जैविकी यौगिक होता है जो कार्बनिक रसायन में अगर हम कहें तो नाइट्रोजन के एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत ही जटिल होते हैं। अगर हम बोले कि जैविकी यौगिक में नाइट्रोजन युक्त ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। प्रोटीन के जो सोर्स होते हैं सबको पता है क्या, कौन कौन से, कि जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, दाल, मांस, मछली, अंडा, ये सभी क्या होते हैं, प्रोटीन के सोर्स होते हैं। तो हम कहें कि प्रोटीन क्या होता है, अगर रसायन की भाषा में कहें कि केमिस्ट्री की भाषा में प्रोटीन किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे कि प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ डिफरेंट एमिनो एसिड। जो बहुत सारे जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड के संघनन से बने होते हैं कौन, प्रोटीन। तो ये क्या होते हैं, एक प्रकार के पॉलीपेप्टाइड होते हैं जिनकी प्रत्येक श्रृंखला में, ये जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं ये एक बहुत बड़ी श्रृंखला बनाते हैं, बोले अमीनो अम्लों की बहुत बड़ी श्रृंखलाएं बनाते हैं, जिसमें 100 से लेके 140 तक, कितनी, 100 से लेके 140, 100 से लेके 140 तक की क्या होती है, यूनिट होती है जो एक साथ मिलकर एक प्रोटीन के अणु का निर्माण करती है, जिसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है, आणविक द्रव्यमान जो होता है, बहुत ही हाई होता है। कितना हो सकता है, बोले 15,000 से लेके 60,000 या फिर उच्च भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन एक ऐसी यूनिट होती है जो बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है और जिसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है, आणविक द्रव्यमान जो होता है, वो बहुत ही क्या होता है, अधिक होता है ना। तो हम प्रोटीन के बारे में समझ चुके हैं कि प्रोटीन जो होता है ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है, बहुत ही जटिल संरचना वाला हमारे पास एक अवयव है, जो क्या किस में पाया जाता है, तो बोले मिल्क में पाया जाता है, चीज में होता है, पल्स में होता है, फिश में होता है ना, मांस वगैरह में होता है। तो सभी प्रोटीन के ये क्या है, मेन सोर्स होते हैं। शरीर के प्रत्येक भाग में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, और शरीर की संरचना का मूल आधार बनाता है। जो हमारी शरीर की संरचना है, जो भी स्ट्रक्चर है, वो किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से। बॉडी का प्रत्येक पार्ट, हर एक पार्ट जो है वो सेल से मिलकर बना होता है, और सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जीवद्रव्य होता है, वो भी किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और सेल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जो अवयव होते हैं वो सभी कहीं ना कहीं प्रोटीन से जुड़े होते हैं, है ना, प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो हम बोलेंगे कि शरीर की संरचनात्मक यूनिट जो होती है, शरीर की संरचना का जो मूल आधार होता है ना, स्ट्रक्चर जो होता है शरीर का, वो किससे मिलकर बना होता है, वो प्रोटीन से ही मिलकर बना होता है। प्रोटीन क्या करता है कि जो विभिन्न प्रकार की शारीरिक एवं जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। प्रोटीन जो होता है वो शरीर की वृद्धि और विकास करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, इसेंशियल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर में क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए क्या होता है, अति आवश्यक होता है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। अगर आपको शरीर की वृद्धि और विकास करना है, ग्रोथ करना है या डेवलपमेंट करना है बॉडी का, तो आपको क्या करना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा लेनी चाहिए, बोले क्योंकि यही वृद्धि और विकास करने में सहायता करता है ना। रासायनिक परिभाषा हमने देख लिया है कि प्रोटीन क्या है, विभिन्न अमीनो अम्लों के संघनन से बने क्या है, पॉलीपेप्टाइड होते हैं। और जो अमीनो अम्ल होते हैं, देखिए साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, प्रोटीन होते हैं किसके संघनन से बने होते हैं। संघनन मतलब क्या, बहुत सारी चेन आपस में जुड़कर जो एक बड़ा अणु बना देती है, उसको कहते हैं हम संघनन हो जाना। छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर एक बहुत बड़ी अणु बना लेते हैं, तो उसको क्या बनाते हैं, संघनन बोलते। तो किससे मिलकर बना होता है, तो बोले अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। बहुत सारे अमीनो अम्ल क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड बनता है। उसे हम कहते हैं क्या, प्रोटीन।
बोले कितनी इकाइयां तक जुड़ी हो सकती है, तो लेके 100 से लेके 140 तक, 100 से लेके 140 एमिनो एसिड जो होती हैं उनकी छोटी छोटी यूनिट आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन क्या है, एक प्रकार का पॉलीमर है, किसका, एमिनो एसिड का। एक बहुलक होता है प्रोटीन, किसका, अमीनो अम्ल का क्या होता है, बहुलक होता है। इनका मॉलिक्यूलर मास जो होता है, आणविक द्रव्यमान बहुत ही ज्यादा होता है। बोले कितना, तो बोले 15,000 हो सकता है, 15,000 से 60,000 तक हो सकता है, या फिर उससे ज्यादा हायर भी हो सकता है, उच्च भी हो सकता है ना। तो प्रोटीन का ये थोड़ा सा हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा, और थोड़ा सा आगे समझते हैं कि सभी प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं, तो बोले एमिनो एसिड की इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। सभी प्रोटीन किससे मिलकर बने हैं, एमिनो एसिड की छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं। जो एमिनो एसिड होती है एक लंबी श्रृंखला के रूप में परस्पर जुड़ी रहती है। सभी प्रोटीन एक प्रकार से एमिनो अम्ल के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं, पॉलीमर होते हैं। हमने अभी बताया कि प्रोटीन जो है वो किससे बने हुए हैं, एमिनो अम्लों से मिलकर बने हो। बहुत सारे एमिनो अम्ल आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो प्रोटीन जो होता है वो एक प्रकार का क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा, पॉलीमर कहलाएगा। और जो छोटी इकाइयां हैं जिसे हम अमीनो अम्ल कह रहे हैं उस वो क्या कहलाएगी, वो मोनोमर या एकलक कहलाएगी, है ना। तो ये प्रोटीन का वर्गीकरण है ना। प्रोटीन अति जटिल नाइट्रोजन युक्त बड़े कार्बनिक अणु होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो हमेशा जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, जो लिविंग सेल्स होती हैं उसमें उपस्थित होते हैं। बोले ये प्राणियों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारे भोजन का जो अनिवार्य घटक है, हमारे भोजन में किस अनिवार्य घटक के रूप में प्रोटीन यूज होता है ना। इसके बिना जो होता है वो जीवन लंबे समय तक नहीं चल सकता है ना। तो प्रोटीन के बिना जो होता है मनुष्य अधिक लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। प्रोटोप्लाज्म जो होता है सेल्स में, है ना, जीव द्रव्य जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का जो मुख्य अवयव है वो क्या है, प्रोटीन है। मनुष्य को अपनी वृद्धि और विकास और नई कोशिकाएं बनाना है या क्षतिपूर्ति करना है, मेंटेनेंस करना है, तो उसका काम भी कौन करता है भाई, उसका काम भी कौन करता है, प्रोटीन करता है। इसलिए नई कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति के लिए प्रोटीन की ही क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। चलिए, प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई ये समझते हैं, है ना। प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति जो होती है वह एक ग्रीक शब्द प्रोटियोस से हुई है। एक ग्रीक शब्द है, क्या नाम है उसका, प्रोटियोस, जिसका अर्थ क्या होता है, टू टेक द फर्स्ट प्लेस। ऐसे मतलब टू टेक द फर्स्ट प्लेस मतलब जिसकी जरूरत ही होती है, हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, सबसे पहले जरूरत होती है। क्योंकि यह प्रत्येक जीव का प्राथमिक और अनिवार्य घटक होता है। प्रत्येक जीव का प्राथमिक और अनिवार्य घटक होता है, शरीर की विभिन्न जैविक कार्य करता है, बायोलॉजिकल फंक्शन करता है, और कुछ ऊतकों के संरचनात्मक घटक भी होता है। जो हमारे पास टिश्यू होते हैं या सेल्स होती हैं, जो वो किससे मिलकर बनी होती है, बोले प्रोटीन से ही मिलकर बनी होती है। तो हम कहें कि प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं कि अति जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं नाइट्रोजन के, और एक बड़े कार्बनिक अणु होते हैं, एक बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो लिविंग सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन हुआ हमारे पास प्रोटीन का। चलिए आगे समझते हैं हम। ये देखिए प्रोटीन का कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास दिया हुआ है कि प्रोटीन की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है। तो हम बता दें आपको, जो प्रोटीन की संरचना होती है उसको हम चार प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी और क्वाटरनरी। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। ये हमारे सामने जो दी है प्राथमिक संरचना दी हुई है प्रोटीन की, कि प्रोटीन जो होती है प्राथमिक संरचना इस प्रकार से होती है, जो अमीनो एसिड के रूप में होती है, अमीनो अम्ल के रूप में होती है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से हेलिक्स के रूप में होता है। और जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, जो पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती हैं, वो इस प्रकार से कुछ मुड़ी हुई या उलझी हुई संरचना के रूप में होती है। और जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, जो चतुर्थक हमारे पास संरचना होती है, जो चौथी संरचना होती है, वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, कुछ गोलाकार, कुछ रेशेदार, इस प्रकार से उलझी हुई संरचना या बड़े मॉलिक्यूल की संरचना। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। जो प्रोटीन जो होता है उसमें कितनी लेयर हो सकती है, कितने स्ट्रक्चर हो सकते हैं, तो हम बोलेंगे 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक, 4 प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन की संरचना होती है ना। तो ये प्रोटीन की कुछ संरचना दिखाई दी है आपके सामने कि कुछ इस प्रकार से प्रोटीन की संरचना होती है। चलिए आगे समझते हैं हम कि कुछ महत्वपूर्ण जो प्रोटीन होते हैं उनके कार्य और प्रोटीन के नाम हमारे पास एक सारणी में प्रेजेंट है। तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं।
कुछ प्रोटीन के हमारे पास एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो प्रोटीन है उनके एग्जाम्पल है। जैसे सबसे पहला प्रोटीन लिखा हुआ है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और पेप्सिन ये क्या है, एक प्रकार के एंजाइम होते हैं बोले, जो प्रोटीन होते हैं। ट्रिप्सिन और पेप्सिन क्या है, एक प्रकार के एंजाइम है, जो क्या है, प्रोटीन है। ये क्या काम करते हैं, ये जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरण का, जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है उसमें कैटालिस्ट का काम करते हैं, उत्प्रेरण का काम करते हैं बोले, जो जैव रासायनिक क्रियाओं को वृद्धि करने या उनके वेग को बढ़ाने के लिए इनका यूज किया जाता है ना। चलिए आगे समझते हैं हम कि जो अगला जो प्रोटीन दिया हुआ हमारे पास, कोलेजन प्रोटीन और कैरेटिन प्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन जो होते हैं ये संरचनात्मक स्ट्रक्चरल वर्क करते हैं बोले, संरचना बनाने का काम करते हैं। जैसे कि दांत, नाखून, बालों की संरचना और रक्षक क्रियाएं। जो नाखून होते हैं या बाल होते हैं या जो दांत होते हैं, उनमें उनमें क्या कौन सा प्रोटीन पाया जाता है बोले, तो हम बताएंगे उसमें कोलेजन और कैरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। जैसे कि बालों में कौन सा प्रोटीन होता है, तो बोले कैरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। बालों की संरचना किससे मिलकर बनी होती है, तो प्रोटीन से ही मिलकर बनी होती है ना। तो उसमें कौन सा प्रोटीन होगा, कैरेटिन। दांत नाखून में कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। उसी प्रकार से एक और प्रोटीन है हमारे पास, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है ना। इसका काम क्या होता है बोले, ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है, अभिगमन करने का काम होता है। और किस तरह से कार्य करता है बोले, तो हम बताएंगे कि फेफड़ों से ऑक्सीजन को रक्त धारा, जो ब्लड स्ट्रीम है, उसकी सहायता से विभिन्न टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। हमारे जो फेफड़े होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक जाती है, और फेफड़ों में जो हीमोग्लोबिन है हमारे पास, ब्लड है, ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ता है और हमारी रक्त धारा में मिला, रक्त धारा की सहायता से विभिन्न सेल्स तक या टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। तो हम साधारण शब्दों में बोल सकते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो क्या कर सकता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है या CO2 का परिवहन, ऑक्सीजन और CO2 दोनों का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन होता है, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को विभिन्न टिश्यू तक या ऊतकों तक पहुंचाने का काम करता है। चलिए अगला प्रोटीन जो है हमारे पास होता है मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन। मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन गति का काम करते हैं, ये मांसपेशियों का संचालन करते हैं। मांसपेशियों जो मसल्स होती हैं उनको क्या करते हैं, चलाने का काम करते हैं। इसी प्रकार से होता है मायोग्लोबिन। जैसे कि हीमोग्लोबिन होता है उसी तरह से एक और प्रोटीन है हमारे पास, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मायोग्लोबिन। ये क्या करता है, संग्रहण का काम करता है बोले, स्टोरेज का काम करता है। भाई किसको संग्रहित करता है, तब बताएंगे हम। मांसपेशियों में ऑक्सीजन को संचित रखता है और आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध करा देता है, कुछ समय के लिए, है ना, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करता है। मांसपेशियों में ऑक्सीजन का संग्रहण, ऑक्सीजन का स्टोरेज कौन सा प्रोटीन कर सकता है, तो आप बोलेंगे मायोग्लोबिन। जो मायोग्लोबिन प्रोटीन है वो मसल्स में ऑक्सीजन को स्टोर करके रख सकता है कुछ समय के लिए, और जब भी आवश्यकता पड़ती है तो वो क्या करता है, बॉडी को उपलब्ध कराता है ना। तो मायोग्लोबिन प्रोटीन क्या करता है, संग्रहण करता है, स्टोरेज कर सकता है। इसी प्रकार से दो और प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन और केसिन। एल्ब्यूमिन और केसिन प्रोटीन ये भंडारण का काम करते हैं, ये भी स्टोरेज का काम करते हैं। जैसे कि चूजे का भोजन, नवजात शिशु का संपूर्ण भोजन, है ना, ये इनमें पाया जाता है। जैसे अंडे में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे एल्ब्यूमिन प्रोटीन, है ना, जो जो क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे प्रोटीन के बारे में समझा कि प्रोटीन के उदाहरण क्या है, प्रोटीन के बहुत सारे काम होते हैं। प्रत्येक प्रोटीन का अपना एक क्या होता है, अलग कार्य होता है। इसलिए प्रोटीन जो होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं हमारे बॉडी के लिए। चलिए आगे समझते हैं हम कि जितने भी प्रोटीन होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं भाई। तो हमें पता है कि प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड से, अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। अब ये अमीनो अम्ल क्या है, अगर हम प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे हैं और अमीनो अम्ल के बारे में ना पढ़े तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो अमीनो अम्ल के बारे में जरूर पढ़ना है हमें। तो अमीनो अम्ल क्या होते हैं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अणुओं में एमीन समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं अमीनो अम्ल में, एक ग्रुप होता है क्रियात्मक समूह जिसको हम बोलते हैं एमीन, जिसका सूत्र होता है क्या, NH2। NH2 इसको हम बोलेंगे क्या, एमीन। एमीन समूह होता है। और एक कौन सा समूह होता है बोले, COOH, जिसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक। एक एमीन समूह है बोले,
और एक कार्बोक्सिलिक समूह, दोनों आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं बोले, एमिनो अम्ल बनाते हैं, है ना। एमिनो अम्ल बनाते हैं तो इन दोनों के द्वारा ही क्या बनता है, एमिनो एसिड बनता है। उदाहरण, एमिनो एसिड का अगर सूत्र लिखा जाए कि अमीनो अम्ल का क्या सूत्र होगा, तो हम यहां पर आपको लिख के बता रहे हैं, देखिएगा। एक तो होता है क्रियात्मक समूह जिसका नाम होता है क्या, कार्बोक्सिलिक, ये एक कार्बन से जुड़ा होता है ना। और एक तरफ क्या होता है, NH2 होता है बोले, NH2 एमीन, है ना। और इसमें एक आर होता है, आर की जगह में हम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, जैसे कि कोई मूलक हो सकता है या हाइड्रोजन हो सकता है या एल्किल मूलक जैसे कि एथिल मेथिल वगैरह हो सकते हैं। तो अलग अलग चीजें आर की जगह में जोड़ा जा सकता है। तो ये जो संरचना हमारे पास दिखाई दे रही है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये किसका स्ट्रक्चर है भाई, ये है एमिनो एसिड का, है ना। एमिनो एसिड, एमिनो एसिड की अगर एक संरचना के बारे में हम बात करें तो एमिनो एसिड कुछ इस प्रकार से बना होता है, जिसमें क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक समूह है और एक क्या है, NH2 एमीन समूह होता है। ये दोनों ही आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एमिनो एसिड का एक अणु बनाते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें एक और संरचना की कि ये किस प्रकार से बनते होंगे, तो हम बात करते हैं एसिटिक अम्ल की, CH3COOH, है ना, CH3COOH। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए, एक हाइड्रोजन को बाहर कर दिया जाए और NH2 को जोड़ दिया जाए, एमीन समूह को जोड़ दिया, मान लो यहां पर CH3 की जगह हमने एक हाइड्रोजन को बाहर कर दिया, तो यहां क्या बचेगा भाई, यहां बचेगा हमारे पास CH2 और आगे क्या लिखा हुआ है, COOH, है ना। और इसमें क्या जोड़ रहा है, हमारे पास NH2 जुड़ जा रहा है, तो इस तरफ हमने जोड़ दिया एक NH2। तब ये संरचना जो बनी है, ये संरचना क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल की संरचना बन जाएगी। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो एमिनो प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। एमिनो को एमिनो जो है वो प्रतिस्थापित कर देता है किसको, कार्बोक्सिलिक अम्ल को, जिसमें से हाइड्रोजन को बाहर कर देते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, दोनों हमारे पास समूह होते हैं, एक तो कार्बोक्सिलिक भी होता है और एक क्या होता है, NH2 भी होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड कहते हैं, है ना। एमिनो एसिड के बारे में और आगे समझते हैं हम कि एमिनो एसिड किस प्रकार से होते हैं। चलिए इसमें समझते हैं कि कार्बोक्सिलिक समूह के सापेक्ष जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है हमारे पास, COOH होता है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो NH2 समूह की स्थिति के अनुसार, जो एमिनो समूह होता है उसकी स्थिति के अनुसार इन्हें हम अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस प्रकार से इत्यादि एमिनो अम्ल में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्या बोल रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि जो क्रियात्मक समूह होता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक, इसके अकॉर्डिंग अगर एमिनो को देखा जाए कि एमिनो कौन सी स्थिति पर है, तो उसके अनुसार बीटा एमिनो एसिड है या गामा है या डेल्टा है। तो एक एक करके हम समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को कि एमिनो जो एसिड होते हैं वो उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। चलिए देखते हैं हम। तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे यहां पर अल्फा बीटा गामा और डेल्टा का, है ना। आप आसानी से समझ सकते हैं। इसमें क्रियात्मक समूह होता है कौन सा, कार्बोक्सिलिक COOH, और एक होता है CH2, और इस प्रकार होगा यहाँ पर NH2, है ना। हम N को पहले लिख दे रहे हैं, H2 को इस तरफ लिख दे रहे हैं, है ना। या आप डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते हैं, N इधर और H2 इधर, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो एक और संरचना बनाते हैं हम यहाँ पर, COOH, एक CH2, एक और CH2, और यहाँ पर बनेगा NH2। चलिए अब समझते हैं हम अल्फा बीटा गामा किस प्रकार से होता है। तो हम देखेंगे कि जो क्रियात्मक समूह हमारे पास कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक से जो जुड़ा पहला कार्बन होगा, इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। और अगर अल्फा कार्बन से एमिनो समूह डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, सीधे तरीके से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे अल्फा एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड। कैसे बता रहे हैं, कि अगर क्रियात्मक समूह के कार्बन से अगर
क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसे कहते हैं हम अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अगर एमिनो समूह डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्या कहेंगे, इस पूरी संरचना को हम कहेंगे अल्फा एमिनो अम्ल। इस उसी प्रकार हम देखते हैं कि क्रियात्मक समूह हमारे पास COOH है, और ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इसके बाद वाले अल्फा कार्बन से जो दूसरा कार्बन जुड़ा है इसको बोलेंगे हम बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से अगर NH2 जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा एमिनो अम्ल। नाम क्या हो जाएगा, बीटा एमिनो अम्ल, बीटा एमिनो एसिड, है ना। तो हम बोलेंगे ये अल्फा कार्बन, इसी प्रकार से एक और CH2 जोड़ दें और उससे अगर NH2 को जोड़ दिया जाए तो अल्फा बीटा के बाद क्या जाएगा, गामा, गामा के बाद एक और जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा डेल्टा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अल्फा बीटा और गामा एमिनो एसिड किस प्रकार से होते हैं, है ना। कि क्रियात्मक समूह के कार्बन से अगर क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है और उससे अगर हमारे पास NH2 सीधे तरीके से जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम अल्फा एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो अम्ल। इसका नाम क्या हो जाएगा एक और, अल्फा एमिनो, अल्फा एमिनो एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। क्यों, क्योंकि हमारे पास कार्बन परमाणु दो ही है। इसका नाम क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 कार्बन परमाणु है तो इसका नाम हो जाएगा बीटा एमिनो। बीटा स्थिति पर क्या है, बीटा कार्बन से एमिनो समूह जुड़ा हुआ है तो आगे हो जाएगा बीटा एमिनो, 3 कार्बन परमाणु है तो हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल, है ना। तो इस प्रकार से हम अल्फा और बीटा एमिनो एसिड के बारे में अच्छे से समझ गए कि इनमें अगर क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है और उस कार्बन से अगर एमिनो समूह जुड़ा हुआ है हमारे पास तो अल्फा बीटा और गामा किस प्रकार से होगा, है ना। इनकी स्थिति के अनुसार ही जो एमिनो अम्ल होते हैं ये बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे कि ग्लाइसिन हो गया, है ना, या फिर दूसरे एमिनो अम्ल भी होते हैं, उनको हम एक एक करके आगे समझते हैं। जो हमारे पास आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं, इसेंशियल एमिनो एसिड जो होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, मैंडेटरी होते हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ऐसे अमीनो अम्ल को हम बोलते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। विभिन्न प्रकार के ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जो 10 होते हैं। 10 अमीनो अम्ल जो होते हैं मानव के लिए, मनुष्य के लिए अति आवश्यक होते हैं, है ना। इन्हीं अमीनो अम्लों की हमारी बॉडी पर जरूरत होती है। तो ऐसे जो 10 अमीनो अम्ल होते हैं जो मानव शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, इनके नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहला अमीनो अम्ल है आर्जिनिन। आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फेनिल एनालिन, थ्रियोनिन, मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन। ये क्या है, 10 ऐसे एमिनो एसिड है, 10 ऐसे एमिनो अम्ल है जिनकी मानव शरीर को आवश्यकता होती है। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। इनके शरीर को क्या होती है, अति आवश्यकता होती है। ये जो अमीनो अम्ल होते हैं ये मानव शरीर में नहीं बनते हैं, मानव शरीर इनका संश्लेषण, इनका सिंथेसिस नहीं कर सकता है। इन अमीनो अम्ल मानव शरीर में इनका संश्लेषण नहीं होता है। इन्हें क्या कर सकते हैं, हम भोजन के रूप में बाहर से ले सकते हैं। तो हम भोजन के रूप में इन्हें बाहर से ग्रहण करते हैं। भोजन में इनकी कमी अगर हो जाए, ये जो एमिनो एसिड है भोजन में अगर इनकी कमी हो जाए तो उसके कारण एक रोग हो जाता है, और उस रोग का नाम क्या है, उस रोग का नाम है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर एक रोग हो जाता है किसकी कमी से, तो हम बोलेंगे एमिनो एसिड की, एमिनो अम्लों की कमी से। और हमें पता है कि जो प्रोटीन होते हैं वो एमिनो अम्ल से ही मिलकर बने होते हैं। तो हम बोलेंगे कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, तो वह रोग भी क्या होगा, क्वाशियोरकर। या फिर बोलते हैं कि हम जो आवश्यक एमिनो अम्ल है, हम बोले कि साधारण शब्दों में कि एमिनो अम्लों की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, तो वह भी बताएंगे हम कौन सा रोग होता है, क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होता है, बोले कि शरीर की वृद्धि और विकास रुक जाता है। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन जो होता है वो शरीर की और वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है, और अगर हमारे शरीर में प्रोटीन ही नहीं जाए या फिर अमीनो अम्ल ही नहीं प्रवेश करेगा तो उससे क्या होगा, शरीर की वृद्धि और विकास रुक जाएगा। इसलिए इसकी कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है, और क्वाशियोरकर रोग में शरीर की
वृद्धि और विकास रुक जाता है या थम जाता है। ठीक है, तो आवश्यक अमीनो अम्ल हमारे सामने लिखे हुए हैं: आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फेनिल एनालिन, थ्रियोनिन, मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन। इन इन सभी अमीनो अम्ल की क्या होती है, मानव शरीर को आवश्यकता होती है और इन्हें भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं, ये शरीर में स्वयं नहीं बनते हैं। चलिए आगे समझते हैं हम कि जो एनिमल प्रोटीन होता है, एनिमल प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन हो जाएगा, जैसे कि मिल्क में पाया जाने वाला प्रोटीन, या फिर मीट में पाया जाने वाला प्रोटीन, या अंडे में पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है। एनिमल प्रोटीन में जो आवश्यक अधिकांश अमीनो अम्ल होते हैं वो उपस्थित होते हैं। हम बोले कि इनको खाने में कैसे ग्रहण करेंगे जी, ये 10 जो अमीनो अम्ल होते हैं इनको कौन सा भोजन ऐसा लिया जाए कि हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए, तो हम बोलेंगे जो एनिमल प्रोटीन होता है उसमें क्या होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। किसमें होते हैं, एनिमल प्रोटीन में। कौन कौन से, तो बोलेंगे हम मीट में उपस्थित होगा, एग में होगा, या फिर मिल्क में होगा। इनमें क्या पाए जाते हैं, बोले आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं, जो 10 हमने पढ़ा। आगे है पढ़ा है, आगे देखते हैं कि मक्का, चावल और गेहूं में, मक्का, चावल और गेहूं में कौन कौन से होते हैं, तो लाइसिन, ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनाइन कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, है ना। और इसकी जो पूर्ति होती है, अगर ये हमारे पास मक्का, गेहूं और चावल में नहीं पाए जाते तो फिर इसकी पूर्ति कौन करता है, तो इसकी पूर्ति करती है दालें। जो पल्स होती है ये क्या करती है, इनकी पूर्ति करती है, जो आवश्यक अमीनो अम्ल को हमारे शरीर में पहुंचाती है। चलिए तो अमीनो अम्ल के बारे में और आगे समझते हैं कि इनकी भौतिक संरचना या इसके भौतिक गुण कैसे होते हैं। जितने भी अमीनो अम्ल होते हैं ये कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं और क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, कलरलेस होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं। और कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। और स्वाद में कैसे होते हैं, टेस्ट में ये कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। और जल में कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, विलेय होते हैं। ठीक है, ये अल्कोहल और ईथर जो होते हैं, जो कार्बनिक विलायक होते हैं हमारे पास, अल्कोहल और ईथर, इनमें अविलेय होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। इनके गलनांक जो होते हैं बहुत ही ज्यादा उच्च होते हैं। इनकी ध्रुवण घूर्णक जो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, ये कैसे होते हैं, डी और एल के रूप में, समावयवियों के रूप में पाए जाते हैं, है ना। अधिकांश प्राकृतिक जो अमीनो अम्ल होते हैं उनका एल विन्यास पाया जाता है। एल अमीनो अम्ल में NH2 समूह को बाएं हाथ की ओर दर्शाया जाता है और प्रोटीन का निर्माण एल अमीनो अम्ल से ही होता है। जो लेफ्ट साइड में जो NH2 ग्रुप होता है ना, NH2 ग्रुप जो होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले संरचना में देखा था कि NH2 को हमने लेफ्ट साइड में लिखा था और COOH को हमने राइट साइड में लिखा था। तो एल जो अमीनो अम्ल होते हैं ये सामान्य, इनसे ही क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। ये सामान्य एमीन और कार्बोक्सिलिक अम्लों की भांति व्यवहार नहीं करते हैं, बल्कि लवणों के जैसे समान गुण रखते हैं। एमिनो अम्ल के NH2 और COOH समूह विपरीत प्रकृति होने के कारण परस्पर क्रिया करके आंतरिक लवण बना लेते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ज्यूटर आयन कहते हैं। चलिए एक और हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बना, क्या, ज्यूटर आयन, है ना। ज्यूटर आयन किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे कि जो एमिनो अम्ल होते हैं, कैसे, NH2CH, यहां R हो सकता है, और COOH। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास दो क्रियात्मक समूह, जो एमीन होता है ये धनात्मक होता है ना, और COOH जो होता है ये ऋणात्मक होता है ना। तो इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चीजें एक साथ उपस्थित होती है और दोनों ही क्या बनाते हैं, दोनों मिलकर एक आयन बना लेते हैं, एक ऋणात्मक वाला और एक धनात्मक वाला, है ना। तो दोनों आयन एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होने के कारण ये एक प्रकार के ऐसे आयन बनाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें कहते हैं ज्यूटर आयन। हाँ, ट्विटर आयन नहीं बोलना है, कौन से आयन बोलना है, ज्यूटर आयन बोलना है ना। तो ज्यूटर आयन बनाते हैं कौन, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होने के कारण किस प्रकार के आयन बनाते हैं, ये बनाते हैं ज्यूटर आयन, जिन पर क्या होता है, ज्यूटर आयन पर एक ही समय पर धनावेश भी होता है और ऋणावेश दोनों उपस्थित होते हैं। कौन कौन से चार्ज होते हैं, बोले नेगेटिव चार्ज भी होता है और पॉजिटिव चार्ज भी होता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम ज्यूटर आयन कहते हैं। कौन बनाता है ज्यूटर आयन तो बोले क्या, जो हमारे पास एमिनो अम्ल होते हैं उस पे जब धनायन और ऋणायन दोनों एक साथ अगर उपस्थित हो जाए तब उस आयन को हम क्या कहते हैं, ज्यूटर आयन कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं हम।
प्रोटीन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो होते हैं इनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है समझते हैं। जो प्रोटीन का वर्गीकरण होता है ये कई प्रकार से होता है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ प्रोटीन का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, है ना। प्रोटीन का जो वर्गीकरण है उसमें सबसे पहला समझते हैं हम आणविक संरचना के आधार पर। जो इनकी संरचना होती है, जो इनका स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है, उसके बेस पर जो प्रोटीन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, है ना। दो प्रकार के क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। पहला प्रोटीन है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इसका हिंदी नाम क्या होता है, रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन। किसके आधार पर, आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेशेदार प्रोटीन और दूसरा गोलाकार प्रोटीन होता है ना। तो कैसे होते हैं रेशेदार प्रोटीन, इसके बारे में समझते हैं हम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस जो प्रोटीन होता है ये प्रोटीन के जो अणु होते हैं लंबे धागे के समान होते हैं, है ना। लंबे धागे के समान साइड बाय साइड आपस में जुड़े होते हैं और रेशे बनाते हैं, फाइबर बनाते हैं, है ना। लंबे धागे के समान होते हैं और आपस में साइड बाय साइड जुड़े होते हैं और कैसे बनाते हैं, रेशे बनाते हैं। कुछ स्थानों पर ये जो अणु होते हैं हाइड्रोजन आबंधों के द्वारा भी जुड़े रहते हैं। कौन से बंध के द्वारा, हाइड्रोजन आबंधों के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा भी जुड़े होते हैं। ये जो प्रोटीन होते हैं ये जल में अविलेय होते हैं। जल में कैसे होते हैं, नहीं घुलते हैं। जल में अविलेय के कारण ये रेशेदार प्रकृति बनाते हैं और जंतु ऊतक जो होते हैं, एनिमल टिश्यू जो होते हैं, इनमें प्रमुख संरचनात्मक द्रव्य के रूप में कार्य करते हैं। जो एनिमल टिश्यू ऊतक जिसको कहते हैं हम, उनमें ये क्या करते हैं, प्रमुख संरचनात्मक घटक के रूप में कार्य करते हैं। कौन से प्रोटीन, तो हम बोलेंगे रेशेदार प्रोटीन। रेशेदार जो प्रोटीन होते हैं इनकी नाम से ही इनकी संरचना स्पष्ट है, कैसे रेशे के आकार के होते हैं, धागे के समान के होते हैं और कुछ कुछ स्थानों पर हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। क्या ये जल में घुलते हैं, जी नहीं, ये जल में नहीं घुलते हैं। ये जल में कैसे होते हैं, अविलेय होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, किसमें, वाटर में, है ना। तो हम बोले कि जल में अविलेयता और रेशेदार प्रकृति के कारण ही ये जो जंतु ऊतक है इनमें प्रमुख संरचनात्मक द्रव्य के रूप में ही क्या करते हैं, काम करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। रेशेदार प्रोटीन जो होते हैं इनके कौन कौन से उदाहरण होते हैं, कि हम किसे कहते हैं कि ये रेशेदार प्रोटीन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा। रेशेदार प्रोटीन का जो पहला उदाहरण हमारे सामने दिया हुआ है इसका नाम है कैरेटिन। कैरेटिन जो प्रोटीन होता है ये रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। और कैरेटिन प्रोटीन कहां कहां पाया जाता है, सबसे पहले देखते हैं हम तो त्वचा, स्किन में होता है, बाल में, नाखून में, ऊन में, सींग में और पंख आदि में। स्किन में होता है, हेयर में होता है, नेल्स में होता है, वूल्स में, हॉर्स में और फीदर्स में। पंख में भी ये क्या पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन, कैरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन बनता है कि त्वचा पर या बाल कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं, तो आपको बताना होगा कौन सा, कैरेटिन प्रोटीन। नाखून, ऊन या पक्षियों के पंख वगैरह या जानवरों के सींग, ये कौन से प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, कैरेटिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन जो त्वचा में भी पाया जाता है, हड्डियों में तथा टेंडोन्स में। जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं, या है ना, तो उनमें हड्डियों में जो टेंडोन्स होता है ना, तो वो किससे मिलकर बना होता है, कोलेजन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तीसरा है हमारे पास मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन जो होता है वो अस्थि पंजर की मांसपेशियों, मसल्स में पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन जो होता है वो स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है ना। अगला देखते हैं हम फाइब्रोइन प्रोटीन। फाइब्रोइन प्रोटीन रेशम में पाया जाता है, सिल्क में पाए जाने वाला प्रोटीन का क्या नाम है, फाइब्रोइन प्रोटीन। तो हमने यहाँ पर चार उदाहरण देखे, किसके, ये चारों उदाहरण है किसके, रेशेदार प्रोटीन के, है ना। फाइब्रस प्रोटीन के उदाहरण है कैरेटिन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन, मायोसिन और फाइब्रोइन प्रोटीन। मांसपेशियों में पाया जाने वाला प्रोटीन का क्या नाम है, क्वेश्चन बनेगा कि मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तब आपको बताना पड़ेगा मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन क्या बनाता है, मांसपेशियों की वृद्धि और विकास करता है। चलिए, कैरेटिन प्रोटीन है, फाइब्रोइन प्रोटीन जो रेशम में पाया जाता है। अगला टॉपिक है हमारे पास गोलाकार प्रोटीन, है ना, ग्लोब्यूलर प्रोटीन जिसको बोलते हैं। इसके नाम से ही स्पष्ट है इसकी संरचना कैसी होगी, गोलाकार आकृति की होगी। गोलाकार प्रोटीन की संरचना कैसी होगी, गोलाकार आकृति की होगी। जो इसके अणु होते हैं ये शाखित होते हैं और गोलाकार होते हैं,
है ना। ग्लोब्यूलर प्रोटीन में जो उसके श्रृंखलाएं होती हैं ये वलय के रूप में होती हैं, फोल्ड फोल्ड हो जाती है और एक सघन यूनिट बनाती है, एक कॉम्पैक्ट यूनिट बनाती है जिसकी गोलाकार आकृति होती है, स्फेरिकल टाइप की आकृति होती है। इस जो यूनिट में इसके इस ये जो यूनिट होती है जो स्फेरिकल आकृति की होती है, इसके संपर्क क्षेत्र जो होता है बहुत ही कम होता है। बोले ये क्या होती है, बहुत ही कम कनेक्ट होती है, केवल आंतरिक हाइड्रोजन बंद होते हैं इसमें, जिसके फलस्वरूप अंतराणु का आकर्षण बल इनमें कम होता है। ये जल तथा अम्ल क्षार और लवण के जलीय विलयन में विलय होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ये विलय होते हैं। किस किस में विलय हो सकते हैं, जल में, अम्ल में, क्षार में, और लवण के जो मिनरल्स लवण के जो विलयन होते हैं, है ना, इसमें क्या होते हैं, ये विलय होते हैं। कौन से प्रोटीन विलय होते हैं, तो हम बोलेंगे गोलाकार प्रोटीन जो होते हैं विलय होते हैं। अभी थोड़ी देर हमने पढ़ा कि जो रेशेदार प्रोटीन होते हैं ये जल में कैसे होते हैं, अविलय होते हैं, जबकि जबकि गोलाकार प्रोटीन जल में कैसे होते हैं, विलय होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, है ना। चलिए आगे समझते हैं हम गोलाकार प्रोटीन के कौन कौन से उदाहरण होते हैं, कि किसे हम कहते हैं कि ये गोलाकार प्रोटीन होगा, है ना। चलिए सबसे पहला उदाहरण हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है एंजाइम। जितने भी एंजाइम होते हैं ये एंजाइम किसके बने होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं कि जो हमारी बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, जैव रासायनिक क्रिया होती है, उसको उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। उसको क्या करते हैं, उसके वेग को बढ़ाने का या घटाने का काम करते हैं। अधिकतर जो एंजाइम होते हैं ये धनात्मक उत्प्रेरक के जैसे कार्य करते हैं, और हमारी जो जैव रासायनिक क्रियाएं, हमारी बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है उनमें क्या करते हैं, उनकी गति को बढ़ाने का काम करते हैं। तो एंजाइम हमारी शरीर की विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का काम करते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं। तो एंजाइम क्या है, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। किस प्रकार के प्रोटीन होते हैं, रेशेदार या गोलाकार, तब हम बोलेंगे कि ये प्रोटीन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, गोलाकार प्रोटीन होते हैं। चलिए आगे दूसरा नंबर है हमारे पास हार्मोन्स। हार्मोन्स जो है ये भी क्या है, एक प्रकार के गोलाकार प्रोटीन होते हैं। हमारे बॉडी में अलग अलग जो ग्रंथियां होती हैं, सभी ग्रंथियों के द्वारा क्या निकलता है, हार्मोन्स निकलता है, और ये हार्मोन्स जो होते हैं हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं का संचालन करते हैं। हमारी जो बॉडी में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उनका संचालन करना, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हार्मोन्स करते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं ये सभी किससे मिलकर बने होते हैं, तो ये बने होते हैं प्रोटीन के। जैसे कुछ हार्मोन के बारे में बात करें, जैसे इंसुलिन प्रोटीन और थायरोग्लोबिन प्रोटीन। उपापचय जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करने का, उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। कौन कौन से प्रोटीन, जैसे कि इंसुलिन प्रोटीन और थायरोग्लोबिन प्रोटीन, ये जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उन पर कंट्रोल करने का काम करते हैं। चलिए अगला जो हमारे पास गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है उसे बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में हमें पहले से जानकारी है कि हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, परिवहन करता है। तो हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार का गोलाकार प्रोटीन होगा। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जो रक्त का थक्का जमाना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लॉटिंग जो होती है वो किस प्रोटीन के कारण होती है, तो हम बोलेंगे फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कारण होती है। इसमें विलय जो फाइब्रिनोजन होता है अविलय रेशेदार प्रोटीन और फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, रक्त का थक्का जम जाता है। कुछ एंटीबॉडी जो होती है जो गोलाकार प्रोटीन की प्रतिरक्षी के रूप में कार्य करके शरीर की रोगों से रक्षा करती है, शरीर के रोगों से रक्षा करती है। तो जो एंटीबॉडी बनती है वो भी किससे किससे बनी होती है, ये भी प्रोटीन से ही बनी होती है। आगे कुछ और हमारे पास वर्गीकरण दिया हुआ है। अभी हमने आणविक संरचना के आधार पर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण किया था। आगे हम कर रहे हैं किसके आधार पर, कार्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, फंक्शन के आधार पर, कार्य के आधार पर हमें प्रोटीन का जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार से दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है संरचनात्मक प्रोटीन, जैसे कि कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन जो कि किसमें पाया जाता है, त्वचा में, कार्टिलेज में, अस्थियों में पाया जाता है
है ना। ये प्रोटीन संरचना के आधार पर अगर हम देखें, नहीं कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर जो सबसे पहला प्रोटीन है वो क्या है, कोलेजन प्रोटीन। किस किस में पाया जाता है, जो कार्टिलेज होता है, जो अस्थियां होती हैं हड्डियों के जोड़ में कार्टिलेज होता है, वो भी किसका बना होता है, कोलेजन प्रोटीन का बना होता है। दूसरा है हमारे पास संकुचनशील प्रोटीन, संकुचनशील, है ना। ऐसे प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। इसका उदाहरण है मायोसिन और एक्टिन। मायोसिन प्रोटीन और एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन होते हैं जो कि अस्थि पेशियां जो होती हैं, स्केलेटल मसल्स जो होती हैं, स्केलेटल मसल्स में क्या पाया जाता है, तो बोलेंगे हम संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। स्केलेटल मसल्स में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम बताइए, तो हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन या संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। कुछ एंजाइम है हमारे पास, जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, ये जैविक क्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। जैविक क्रियाओं में बायोकेमिकल प्रोसेस जो होती है, इसमें कैसे करते हैं, मेटाबॉलिज्म के रूप में कार्य करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं, है ना। हार्मोन्स जो होते हैं ये उपापचय की क्रियाओं में काम करते हैं। हमें जो इंसुलिन प्रोटीन होता है ये शरीर में शर्करा के उपापचय, शर्करा का पाचन करने में सहायता करता है। तो हार्मोन्स जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। जैसे कि इंसुलिन प्रोटीन जो कहाँ से निकलता है, पैंक्रियास से निकलने वाला एक हार्मोन्स है, जो जिसकी जो पैंक्रियास की बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, और हमारे शरीर में शर्करा का पाचन करता है या शर्करा का उपापचय करता है, जिससे हमारी बॉडी में जो शुगर है उसका बैलेंस बना रहता है। चलिए, तो हार्मोन्स भी क्या है, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। प्रतिरक्षी प्रोटीन जो होते हैं, जैसे कि गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन, जब शरीर में बाहरी संक्रमण होता है या कोई इन्फेक्शन होता है, तब हमारे शरीर में एंटीजन उत्पन्न होते हैं, जिन्हें नष्ट करने के लिए शरीर जो होता है वो एंटीबॉडी बनाता है। शरीर क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। तो प्रतिरक्षी प्रोटीन जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो ब्लड में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है, ब्लड प्रोटीन, इसके उदाहरण क्या है, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो है वो ब्लड में पाए जाने वाला प्रोटीन है। उसी प्रकार से एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, ये कौन से प्रोटीन है, ये ब्लड में पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं, है ना। तो चलिए, बहुत सारी चीजें हमारे पास प्रोटीन में पढ़ने के लिए। कार्य के आधार पर इनका जो वर्गीकरण है, हमने देखा कि अलग अलग प्रोटीन का जो कार्य होता है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है ना। इन सभी प्रोटीन में कार्य जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बोले अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे हमने उदाहरण में एक एक करके सबको समझा। चलिए आगे समझते हैं हम कि फंक्शन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन के मुख्य कार्य क्या होते हैं, प्रोटीन जो होता है वो क्या क्या कार्य करता है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास प्रोटीन का कार्य है वो यह है कि ये शरीर में क्या करता है, शरीर में जितने भी सेल्स होती हैं या जितने भी हमारे पास ऊतक होते हैं, है ना, उनकी जो टूट फूट होती है तो उनकी मरम्मत करने का काम, उनका मेंटेनेंस करने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। शरीर के लिए नए तंतुओं का निर्माण करना और उनकी टूट फूट की मरम्मत करना, मेंटेनेंस करने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। अगर कहीं आपको कट लग जाता है या चोट लग जाती है तो उस शरीर की जो सेल्स हैं या ऊतक है वो डैमेज हो जाते हैं, और इन्हीं डैमेज को हमें ठीक करना है तो शरीर जो होता है वो प्रोटीन की सहायता से, प्रोटीन की हेल्प से ही क्या कर सकता है, इन सभी हमारी जो चोट है या डैमेज जो सेल्स होती हैं उनको ठीक करने का काम करता है। चलिए, दूसरा काम क्या है इसका, दूसरा काम है कि एंजाइमों का निर्माण करता है। प्रोटीन के द्वारा किसका निर्माण हो सकता है, तो बोलेंगे हम एंजाइमों का निर्माण होता है। प्रोड्यूस करता है कौन, एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। हमारे शरीर में जब ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा की आवश्यकता होती है, जब कार्बोहाइड्रेट और वसा की अनुपस्थिति हो जाए या कमी हो जाए तो उस स्थिति में ये क्या करता है, प्रोटीन ऊर्जा उत्पन्न करता है। जब कार्बोहाइड्रेट और वसा की अनुपस्थिति हो जाए या कमी हो जाए तो उस स्थिति में प्रोटीन जो है वो ऊर्जा उत्पन्न करने का भी काम करता है ना। अगला जो है कि मांसपेशियों का संचालन करने में भी यह सहायता करता है। जो हमारे पास मसल्स होती हैं, है ना, ऑपरेट द मसल, मांसपेशियों का संचालन करने में भी क्या काम करता है, प्रोटीन काम करता है।
मांसपेशियों में ऑक्सीजन का संचय करता है, मांसपेशियों में मसल्स में क्या कर सकता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को स्टोर करता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मांसपेशियों में ऑक्सीजन का जो संग्रह है वो कौन सा प्रोटीन करता है, अगर आपको याद होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखें। चलिए आगे समझते हैं हम कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। प्रोटीन की कमी से एक रोग हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, फिर से आ गया हमारे पास टॉपिक ये कि प्रोटीन की कमी से जो कौन सा रोग होता है, क्वाशियोरकर रोग होता है। अब ये कौन सा रोग है, अगर आपने पहली बार सुना है कि इस रोग में क्या क्या होता है भाई, तो इस रोग में क्या होता है, शरीर की वृद्धि और विकास रुक जाता है, शरीर में सूजन आ जाती है, त्वचा सूखी और बदरंगी हो जाती है, यकृत की क्रियाशीलता, लीवर की जो फंक्शनर है वो कम हो जाते हैं और दस्त आने लगते हैं। इस प्रकार से ये रोग के क्या हैं, ये लक्षण है ना। तो क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है, तो हम बोलेंगे कि प्रोटीन की कमी से होने वाला जो रोग होता है उस रोग को हम क्या कहते हैं, उस रोग को बोलते हैं हम क्वाशियोरकर रोग, है ना। प्रोटीन के कुछ उपयोग दिए हुए हैं हमारे पास कि प्रोटीन के कौन कौन से उपयोग हैं। यूजेस ऑफ प्रोटीन, आहार के रूप में जो प्रोटीन होता है, जो हमारे भोजन का आवश्यक घटक है या आवश्यक अंग है, हमारे भोजन का आवश्यक अंग जो होता है वो प्रोटीन होता है। अगर प्रोटीन को हमें ग्रहण करना है कि प्रोटीन हम कहाँ से प्राप्त करें, तो इसका जो मेन सोर्स होता है ना, ये जैसे कि दालें होती हैं, अंडा है, मांस है, मछली है, दूध है, पनीर है, ये सभी क्या है, प्रोटीन के मेन सोर्स माने जाते हैं, है ना। दूसरा है कि एंजाइम जो होते हैं, जितने भी एंजाइम होते हैं ये सभी किससे मिलकर बने होते हैं भाई, तो ये बने होते हैं प्रोटीन के। ये जो एंजाइम होते हैं जैविकी क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का काम करते हैं, जितने भी प्रोसेस होती हैं उनको क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। हार्मोन्स जो हमारे शरीर में आवश्यक क्रिया में भाग लेते हैं, हार्मोन जो होते हैं ये प्रोटीन ही होते हैं। हार्मोन रासायनिक नियामक होते हैं, जो प्रोटीन हार्मोन इंसुलिन जो कि पैंक्रियाज से स्रावित होता है रक्त शर्करा में, रक्त में शर्करा का क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो हार्मोन्स जितने भी हैं ये सभी क्या है, हार्मोन्स भी किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से बनकर बने होते हैं। अब प्रोटीन के और क्या उपयोग होते हैं, जैसे कि वस्त्र उद्योग में, है ना, वस्त्र उद्योग में जो कैसीन प्रोटीन होता है जो दूध में पाया जाता है, दुग्ध प्रोटीन जिसको बोलते हैं, इसका उपयोग कृत्रिम ऊन और रेशे बनाने में किया जाता है। कृत्रिम ऊन और रेशे बनाने में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। आगे कुछ और भी उपयोग दिए हुए हैं, देखेंगे हम एक एक करके, है ना। सबसे पहला दिया हुआ है कि औषधियों में, औषधियां जो होती हैं ये टैबलेट्स वगैरह जो होती हैं, कैप्सूल वगैरह जो होती हैं, कैप्सूल के जो बाहर का कवर होता है, कैप्सूल जो होती है उसके बाहर का जो कवर होता है वो जिलेटिन प्रोटीन का बना होता है। जिलेटिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। जिलेटिन का उपयोग कैप्सूल और फोटोग्राफी के फिल्म तथा प्लेट बनाने में भी किया जाता है। तो औषधियों में भी क्या किया जाता है, प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। चिकित्सीय उपयोग के लिए, जो चिकित्सा क्षेत्र के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल प्रोटीन के जल अपघटन से ही प्राप्त किए जाते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन का उपयोग जो होता है वो गहरी दुर्घटना में पहुंचने वाले सदमे के उपचार में किया जाता है ना, प्लाज्मा प्रोटीन। इसी प्रकार से हम एक और प्रोटीन देखेंगे, इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो मधुमेह, डायबिटीज जो हो जाता है उन रोगियों को शर्करा के अवशोषण का नियंत्रण करने के लिए दिया जाता है। जो डायबिटीज के रोगी होते हैं उनमें क्या इंसुलिन की कमी हो जाती है, क्योंकि पैंक्रियाज ठीक ठाक से काम नहीं करता है। पैंक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, तो हमारे पास बॉडी में इंसुलिन ही नहीं बन रहा है। तो इंसुलिन को हम क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट करते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भैया, क्योंकि हमारी जितने भी खाने पीने की चीजें हैं उनमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, शर्करा कहीं ना कहीं उपस्थित है। तो उसका डाइजेशन करने के लिए, उसका मेटाबॉलिज्म करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। और इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और प्रोटीन जो क्या करता है, शर्करा का अवशोषण करता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। कुछ वायरस रोग से उत्पन्न होने वाली जो बीमारियां होती है, जैसे कि चेचक और फ्लू आदि, इनके उपचार के लिए जो वैक्सीन बनाते हैं वो भी अधिकतर किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से ही बनी होती है ना। वायरस जनित जो रोग होते हैं जैसे कि चेचक और फ्लू वगैरह, इनकी जो वैक्सीन होती है वो किससे बनी होती है, वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है।
आगे देखते हैं कि शरीर की जैविक क्रियाएं, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं शरीर की, उनका नियंत्रण करने में, जैसे रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। उसी प्रकार से थायरोग्लोबिन जो होता है ग्लाइको प्रोटीन को थायराइड ग्रंथि से प्राप्त होता है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में भाग लेता है। रुधिर प्रोटीन जो होता है थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन रक्त के थक्का जमाने में भाग लेता है। तो ये सभी प्रोटीन के अलग अलग काम होते हैं, है ना। जो चमड़ा उद्योग होता है हमारे पास, चमड़ा उद्योग चमड़े का निर्माण करने के लिए जो जानवरों की खालों की प्रोटीन होती है, वो उसकी क्या कर सकते हैं, टेनिंग करके क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो उससे फिर अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। तो प्रोटीन जो होता है वो अनेक प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको उपयोग कर सकते हैं। या तो हमारे शरीर के लिए उपयोग का है, या फिर दूसरी चीजों को बनाने के लिए इसका उपयोग करें। तो प्रोटीन के क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, उपयोग होते हैं, है ना। चलिए, तो हमने प्रोटीन के बारे में बहुत सारी चीजें समझा है आज की क्लास में। हम एक बार पूरा रिवीजन कर देते हैं आप लोगों के लिए कि प्रोटीन में हमने क्या क्या चीजें पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्रोटीन की जो परिभाषा है वो क्या है, कि प्रोटीन क्या होते हैं, एमिनो अम्ल के संघनन होते हैं। एमिनो अम्ल का अगर कंडेंसेशन कर दिया जाए, संघनित कर दिया जाए, तो जो पॉलीपेप्टाइड बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। कितनी बड़ी श्रृंखला होती है भाई, तो हम बोलेंगे 140, 100 से लेके 140 तक। इतने सारे एमिनो अम्ल अगर एक साथ आपस में मिल जाए तो एक प्रोटीन बनेगा। तो है ना, ये प्रोटीन जो होते हैं जटिल जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक होते हैं। इनमें नाइट्रोजन कहीं ना कहीं जरूर प्रेजेंट होता है। इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है ये बहुत ही ज्यादा होता है। सभी प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो अम्ल की छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं। ये जीवित सेल में पाए जाते हैं। जीव द्रव्य में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नई कोशिकाओं को बनाने और पुरानी डैमेज कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है ना। ये प्रोटीन की हमारे पास 4 प्रकार से स्ट्रक्चर होती है, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक संरचना होती है। अनेक प्रोटीन जो होते हैं वो अनेक प्रकार के काम करते हैं। अलग अलग प्रोटीन जैसे ट्रिप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन, ये जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का काम करते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार के एंजाइम होते हैं। कोलेजन प्रोटीन संरचनात्मक काम करता है। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। मायोसिन और एक्टिन गति करता है। मायोग्लोबिन जो होता है वो संग्रहण करता है ऑक्सीजन का। एल्ब्यूमिन प्रोटीन भंडारण करता है, यह स्टोरेज करता है। सबके क्या काम होते हैं, अलग अलग। प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो अम्ल से बने होते हैं, और इसकी संरचना में 2 प्रकार होता है, एक कार्बोक्सिलिक होता है और एक एमिनो समूह होता है। आर एक प्रकार का एल्किल मूलक है, एक रेडिकल है, एक मूलक होता है। आर क्या है यहाँ पर, आर एक मूलक होता है जिसकी जगह पर हम अलग अलग चीजें ले सकते हैं, जैसे कि CH3 ले सकते हैं, H ले सकते हैं, या दूसरी चीजें भी जुड़ी हो सकती है। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, एमिनो अम्ल होता है। एमिनो अम्ल में लेफ्ट साइड में क्या है होता है, एमिनो होता है। इसको हम एल समावयवी कहते हैं। यही एल समावयवी जो होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यही एल समावयवी जिसको हम अल्फा अमीनो अम्ल बोलते हैं, तो हम बोलेंगे अल्फा अमीनो अम्ल जो होते हैं, अल्फा अमीनो अम्ल ही क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। बीटा वाले अमीनो अम्ल क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण नहीं करते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या 10 होती है, और इन 10 के हमारे पास क्या दिए हुए हैं, नाम दिए हैं। ये शरीर में नहीं बनते हैं, इनको भोजन के रूप में हमें ग्रहण करना पड़ता है। इनकी कमी से रोग भी हो जाते हैं, है ना। तो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। जो जंतु प्रोटीन होते हैं उनमें आवश्यक अमीनो अम्ल प्रेजेंट होते हैं, है ना। जितने भी जंतु प्रोटीन है उनमें आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन का वर्गीकरण हमने करा कि प्रोटीन की संरचना के आधार पर रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन लंबे धागे के समान होते हैं, है ना, जल में अविलेय होते हैं। रेशेदार प्रोटीन के उदाहरण कैरेटिन, कोलेजन, मायोजिन और फाइब्रोइन अलग अलग होते हैं। इन सबका अपना अपना काम होता है। गोलाकार प्रोटीन जो होते हैं ये गोलाकार आकृति के होते हैं। इनकी संरचना जो होती है वो फोल्ड के रूप में होती है। आंतरिक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। अम्ल, क्षार और लवण में कैसे होते हैं, अविलेय होते हैं। जैसे कि कुछ एंजाइम, हार्मोन, हीमोग्लोबिन, फाइब्रोनोजेन और एंटीबॉडी, ये सभी क्या है, गोलाकार प्रोटीन के उदाहरण है। संरचना के आधार पर हम बात कहें, या फिर दूसरा बात कहें कार्य के आधार पर, फंक्शन के आधार पर प्रोटीन जो होते हैं, जैसे कि कोलेजन संकुचनशील प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन प्रतिरक्षी
प्रोटीन, है ना। प्रोटीन के जो कार्य है शरीर में वो क्या है कि शरीर में जितने भी सेल्स हैं या टिश्यू है उनकी टूट फूट की मरम्मत करना, नई कोशिकाओं को बनाना, या शरीर की वृद्धि और विकास करना। शरीर की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? तो भाई प्रोटीन निभाते हैं। मांसपेशियों का संचालन करते हैं, मांसपेशियों में ऑक्सीजन का संचय करते हैं। प्रोटीन की कमी से एक रोग हो जाता है, कौन सा? क्वाशीओर का रोग हो जाता है। प्रोटीन का जो उपयोग हम आहार के रूप में कर सकते हैं, हमारी शरीर की विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के संचालन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में कर सकते हैं, वस्त्र उद्योग में कर सकते हैं, चिकित्सा के उपयोग में कर सकते हैं, और वायरस जनित जो रोग होते हैं कुछ वैक्सीन बनाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये पूरा आज का हमारा क्या रहा, आज का पूरा टॉपिक रहा हमारा प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिस प्रकार से हमने कल की क्लास में पढ़ा कि क्या जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कि कार्बोहाइड्रेट बहुत प्रकार के होते हैं और कार्बोहाइड्रेट के अपने अलग अलग काम होते हैं। अलग अलग कार्बोहाइड्रेट अपने अपने काम करता है, इनका वर्गीकरण अलग अलग तरीके से किया जाता है। उसी प्रकार से हमने प्रोटीन के बारे में आज पूरी क्लास पढ़ा। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के और प्रोटीन के। इसी प्रकार हमारे आगे के जो टॉपिक होते हैं जैसे कि विटामिन वगैरह या एंजाइम वगैरह, तो इनके बारे में हम आगे की क्लास लेकर आएंगे और इन सभी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को एक साथ हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आगे की क्लास में हम जितने भी कार्बोहाइड्रेट है या फिर हमारे पास प्रोटीन है या विटामिन है, सभी के वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन को हम क्या करने वाले हैं, आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आगे की क्लास में भी बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। आप थोड़ी सी देर देखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरी जानकारी मिलेगी, अधूरा वीडियो देखेंगे अधूरी जानकारी मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो देखिएगा तो पूरी जानकारी मिलेगी, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगर आपने कुछ टॉपिक को मिस कर दिया तो पक्का क्वेश्चन वहीं से आने वाला है ना। तो ऐसे टॉपिक को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिले, सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।